अगर हम एक आयरन के पैन को या आयरन के तवा को या फिर एक आयरन की नेल को ऐसे ही कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हम देखेंगे कि उस आयरन के पैन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में आता है दैट इज, क्या ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है? तो डेफिनेटली ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ध्यान से अपने अराउंड देखें तो हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे मिल्क जो है वो समर में रूम टेम्परेचर पर हम लोग कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड और रेस्पिरेशन, जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये दोनों चीज़ें साथ में मिलकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन विच इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। तो इतनी सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब आपको पता लग ही गया होगा ये चैप्टर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल रिएक्शंस होता क्या है? जितनी भी मैंने आपको अब तक एग्जाम्पल समझाई, आपने देखा होगा उनमें एक चीज़ कॉमन है। आपने नोटिस करा? कॉमन ये चीज़ है कि उन सब में जो इनिशियल सब्सटेंस है, जो हमने स्टार्टिंग सब्सटेंस लिया, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुए और उन चेंजेस की वजह से वो सब्सटेंस वैसा नहीं रहा, वो बदल गया, वो एक नए सब्सटेंस में बदल गया। जैसे कि मिल्क में कुछ केमिकल चेंजेस हुए और वो बदल गया। कैसा हो गया? कर्ड में बदल गया वो। उसी तरह स्टार्टिंग में मैंने लिया आयरन का पैन जो ब्लैक कलर का था, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुए और वो बदल गया रेडिश ब्राउन कलर में। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जहां पर कोई एक सब्सटेंस केमिकल चेंजेस होने की वजह से बदल जाता है, एक नए सब्सटेंस में बदल जाता है, और ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे से अलग होंगे। अब हमें ये तो पता लग गया कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, पर हमारे अराउंड तो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे नहीं? तो हमारे पास ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन पांचों में से अगर आपको कोई एक भी दिखाई देता है तो दैट मीन्स वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही। तो फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, हमने कैंडल ली, उसको जलाया, तो हम देखेंगे कि वो कैंडल धीरे धीरे गैस में बदल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रही है या वाटर में बदल रही है। तो धीरे धीरे वो कैंडल खत्म हो जाएगी। तो वो क्या है? एक केमिकल चेंज। स्टेट्स ऑफ मैटर तो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वो जो कैंडल है दैट इज सॉलिड बदल रही है लिक्विड एंड गैस में, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, तो फिर आइस जो पानी में बदल जाती है रूम टेम्परेचर पर, तो क्या वो भी एक केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि वो भी केमिकल चेंज लग रहा होगा आपको, पर वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि चेंज भी दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, और दूसरा है केमिकल चेंज। अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने बोला था केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जहां पे एक सब्सटेंस कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से बदल जाता है। केमिकल चेंजेस, नॉट फिजिकल चेंजेस। अब आइस का लिक्विड में, वाटर में बदलना एक फिजिकल चेंज है। मुझे कैसे पता फिजिकल चेंज है? क्योंकि अगर मैं चाहूं इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकती हूँ, मैं वाटर को दोबारा फ्रीज करके आइस में बना सकती हूँ। उसी तरह से अगर मैं वाटर को गैस में बदल दूं, यानी वाटर वेपर्स में बदल दूं, एक्चुअली यहाँ पे मुझे वाटर वेपर लिखना चाहिए, तो क्या मैं इसको भी रिवर्स कर सकती हूँ? यस, कंडेंसेशन से। तो जो प्रोसेस, जो चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, और जो रिवर्सिबल नहीं होते, जिनको हम दोबारा पीछे नहीं वैसा ही कर सकते, वो होते हैं केमिकल चेंज। अब जो मैंने स्टार्टिंग एग्जांपल दी थी बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या मैं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट करके
दोबारा कैंडल बना सकती हूँ? नहीं। ठीक है, तो वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है तो मतलब केमिकल रिएक्शन है। तो ये क्या है? केमिकल चेंज। मतलब कि कहीं पे भी आपको दिख जाए कि कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब स्टेट में कुछ चेंज हो रहा है, जो सॉलिड है वो गैस में बदल रहा है और उसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। उसी तरह से सेकंड आ गया चेंज इन कलर। सिंपल, रंग बदलना। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कलर चेंज हो रहा है तो उसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर आपको कहीं गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्लास लिया, उसमें एक सब्सटेंस डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल ए डाल दिया। अब मैं इस ग्लास को टच कर रही हूँ, मैंने देखा ये नॉर्मल है, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म है। लेकिन जैसे ही मैंने इस ग्लास में बी सब्सटेंस डाला तो मैंने चेक करा इसको दोबारा टच करके, तो मैंने देखा कि ये ग्लास अब ठंडा लग रहा है, तो टेम्परेचर बदला। टेम्परेचर बदला तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, सिंपल। उसी तरह से लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है। मतलब कि सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूं, अगर आपको कुछ अजीब सा यहाँ पे चीज दिखाई दे जो कि पानी में डिजोल्व नहीं हो रही है, अलग ही चल रही है, या फिर आपको उस बीकर के नीचे या ग्लास के नीचे, नीचे मतलब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब वो प्रेसिपिटेट्स है। अगर आपको ये दिखाई दे, पार्टिकल्स दिखाई दे, या अलग से जो मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगी, तो आप अपने आप समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन, राइट। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। पहले देखो ये कौन से कलर के दिख रहे हैं? ग्रीन कलर के। और जब ये पक रहे हैं तो उनका कलर चेंज हो रहा है रेड कलर में। तो कलर चेंज हो रहा है, क्या इसको मैं रिवर्स कर सकती हूँ? क्या रेड कलर को मैं दोबारा ग्रीन में कर सकती हूँ? या क्या पके हुए फ्रूट्स को मैं दोबारा से कच्चा कर सकती हूँ? नहीं। तो मतलब ये केमिकल चेंज है, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब कि जो फ्रूट्स पकते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं गैस दिखाई दे आपको उड़ती हुई, जैसे सिंपल अगर एग्जांपल्स मुझे समझनी हो, एक जैसे मैं बीकर ले लूं, वैसे उसमें मैंने ये सब्सटेंस डाला, कुछ नहीं मुझे दिखाई दिया, पर जैसे मैंने भी सब्सटेंस इसमें ऐड करा, दोनों आपस में मिले, तो मैंने देखा छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे। अब बबल्स क्यों बनते हैं? एयर की वजह से, एयर बबल्स बोलते हैं ना तभी हम। तो इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। ये आगे चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये देखो, ये आपको अलग सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, या फिर नीचे दिखाई दे सकता है आपको अलग। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिविटी वर्चुअली। तो पहली एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। उसके लिए हम सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लिया है हमने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन। बर्न करने से पहले हमने उसको सैंड पेपर से अच्छी तरह से रब करना है। अगर हम सैंड पेपर से उसको रब नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग का प्रोसेस है ना, वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको सबसे पहले हम सैंड पेपर के साथ रब करें। इससे क्या होगा? जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो रिमूव हो जाएगी, जिससे बर्निंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे सैंड पेपर के साथ रब कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को पेयर ऑफ टोंग्स के साथ हम लोग होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे उसके साथ। उसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ पे हमने अपना सारा, ये देखो, टोंग ले लिया है, मैग्नीशियम रिबन ले लिया है यहाँ पे, और बंसन बर्नर ले लिया है। अब क्या करेंगे? हम फ्लेम हमने ऑन कर दी है, तो मैग्नीशियम रिबन को हमने यहाँ पे बर्न करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए लग रहा है ना जैसे एक्चुअल में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पे? जैसे ही फ्लेम ऑन करा, मैग्नीशियम रिबन पास में लेके गए, मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलना शुरू हो गया है, बर्न होना शुरू हो गया है। किस तरह से बर्न हो रहा है? वो व्हाइट फ्लेम्स बाहर निकल रही है ना उसमें से, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स, यानी कि ब्राइट व्हाइट कलर की फ्लेम्स जो है वो मैग्नीशियम रिबन से बाहर निकल रही है। फाइनली मैग्नीशियम रिबन जो है वो पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में पाउडर आ जाएगा।
अब ध्यान दें, स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी, मैग्नीशियम रिबन से। फाइनली हमारे पास आया क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर की फॉर्म में। अब स्टार्टिंग करी थी मैग्नीशियम से, फाइनली मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बदल गया ना, शुरुआत में कुछ और था, फाइनली कुछ और है, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। तो ये थी फर्स्ट एक्टिविटी। कंक्लूजन देख लेते हैं। As we have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। हमने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे मैंने आपको दिखाया था, वहां पे देखा था ना, यहाँ पे किस तरह से चिंगारियां सी बाहर आ रही थी। तो व्हाइट कलर की फ्लेम्स, डेजलिंग फ्लेम्स जो है वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से हमें दिखाई दे रही थी। दूसरा क्या है, फाइनली वो व्हाइट कलर के पाउडर में चेंज हो गया, और इस पाउडर को हमने क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर किस चीज का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कैसे बदल गया, क्योंकि जो मैग्नीशियम हमने रिबन लिया था वो रिएक्ट करा किस चीज के साथ, हमारे आसपास जो ऑक्सीजन भरी पड़ी है ना एटमॉस्फेयर में, उससे मैग्नीशियम रिएक्ट करा और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या थे, केमिकल रिएक्शन। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। सारा एक्टिविटी का जो जो सामान चाहिए हमने यहाँ पे वो पहले ले रखा है, टेस्ट ट्यूब ले रखी है, बीकर्स ले रखे हैं। इसके बाद ये देखिए टेस्ट ट्यूब, बीकर में हमने क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड, राइट। पोटेशियम आयोडाइड बीकर में ले लिया, और टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे हम, पोटेशियम आयोडाइड को यहाँ से लिया और टेस्ट ट्यूब में जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा दिखाती हूँ। देखिए पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया ड्रॉपर के साथ, उसको यहाँ पे ड्रॉपर में भरा और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे कि ये देखो पहले कुछ कलर दिख रहा था, यहाँ पे कोई कलर नहीं था, पर अब मेरे को येलो कलर दिख रहा है ना। तो कुछ ना कुछ पक्का केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन की पहचान हम 5 पॉइंट से कर सकते हैं। उसमें से एक पॉइंट मेरे को दिख रहा है विच इज चेंज इन कलर। तो यहाँ पे रंग बदल गया है, इसका मतलब इन दोनों को मिक्स करने से, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स करने से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी तो कलर चेंज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज और, कलर चेंज से तो मेरे को पता लग रहा है केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक चीज और यहाँ पे आपको दिखाई देंगे प्रेसिपिटेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी क्या है, केमिकल रिएक्शन होने की एक पहचान है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेंगे जिससे मेरे को पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये 2 पॉइंट से मेरे को क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच, और दोनों ने मिलके, देखिए यहाँ पे पहले क्या था, लेड नाइट्रेट था, अब यहाँ पे क्या है, लेड आयोडाइड, कुछ नया बना दिया। ठीक है, नया बना तभी रंग बदला, राइट। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमने क्या करा, एक कॉनिकल फ्लास्क ली है इस तरह से। ये क्या है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये है जिंक ग्रैनुल्स, ये जिंक के पीसेस पड़े हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये देखिए कॉनिकल फ्लास्क, यहाँ पे हमने क्या करा, जिंक ग्रैनुल्स को लिया और इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करना शुरू कर दें। ये देखिए इस तरह से हम ऐड कर देंगे। ये जिंक ग्रैनुल्स कॉनिकल फ्लास्क के अंदर चले गए हैं। अब हमने क्या करा, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि अब ये डाइल्यूट वर्ड जो है ना वो आपको सेकंड चैप्टर में अच्छे से समझ आ जाएगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट का मतलब क्या है, सेकंड चैप्टर से में आपको अच्छे से ये समझ आएगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम पानी मिला दें ना, उसको प्योर फॉर्म में नहीं ले रहे हम सल्फ्यूरिक एसिड को, उसमें वाटर मिला रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो हमने क्या करा, ड्रॉपर में इस तरह से देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे अब हम इस कॉनिकल फ्लास्क को बंद कर देंगे ऊपर से इस तरह से। यहाँ पे हमने लगाया है कोक लगा के हमने इस कॉनिकल फ्लास्क को बंद कर दिया है, पर बीच में से एक ग्लास की ट्यूब निकाल दी है। देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, ये ट्यूब निकाल दी। तो हमने देखा कि इस ट्यूब में से ना मेरे को कुछ धुआं सा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है जो ऊपर इस ट्यूब में जा रहा है, तो ये धुआं सा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई गैस है, ठीक है। और आपको याद आया एवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक पहचान थी केमिकल रिएक्शन होने की। तो यहाँ पे भैया मेरे को देख के आराम से समझ आ गया, मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचा, साइंस तो मैंने सोची नहीं, बस सिंपल ये वो 5 पहचान मुझे याद है, जिसमें से एक था एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे मेरे को गैस दिखाई दे रही है, तो मतलब कोई ना कोई पक्का केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो ये दोनों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक
आपस में मिलके कुछ नया ही प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट। तो इस तरह से क्या है, अच्छा ये गैस कौन सी है, ये है हाइड्रोजन गैस, राइट। तो कंक्लूड कर लेते हैं हम इस एक्टिविटी से। कंक्लूजन है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स यानी कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है यहाँ से, हीट इज गिवन आउट। अच्छा ये क्या है, जब हमने कॉनिकल फ्लास्क में बच्चों डाले थे जिंक ग्रैनुअल्स, तब मैंने इस फ्लास्क को टच करके देखा था। तो ये जो फ्लास्क था वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म था ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा था, नॉर्मल था, जैसे हम नॉर्मल किसी चीज़ को टच करते हैं, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, नॉर्मल था। पर जैसे ही मैंने इसके बीच में डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का आपस में मिलन हुआ यहाँ पे, तब जब मैंने इस फ्लास्क को टच करा तो ये था गर्म, ठीक है, तो ये गर्म था। तो चेंज इन टेम्परेचर भी याद है पहचान थी केमिकल रिएक्शन की, तो दो पहचानें मुझे मिल रही है, ये तो फिर पक्का ही केमिकल रिएक्शन हो रही है इसमें। तीसरी आ गई चेंज ऑफ स्टेट, देखिए लिया था मैंने लिक्विड या मैंने इसके साथ लिया सॉलिड, मिल मुझे क्या रहा है गैस, तो चेंज इन स्टेट। तीन पहचान मिल रही है केमिकल रिएक्शन की, तो यहाँ तो फिर तो पक्का ही कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये थी हमारी 3 एक्टिविटीज जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस होता क्या है, अच्छा जिन बच्चों को लगता था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन एक ही बात है, एक ही बात बिल्कुल भी नहीं है। केमिकल रिएक्शन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी एक सब्सटेंस में कुछ केमिकल चेंजेस हो जाए और बिल्कुल वो किसी नए सब्सटेंस में बदल जाए, वो था केमिकल रिएक्शन। याद है ना, भूले तो नहीं ना, भूल गए तो रिवाइज कर लो अभी। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है। तो अब क्या है, मैं अपनी मर्जी से किसी तरीके से लिख रही हूँ, दूसरा बच्चा अपनी मर्जी से केमिकल रिएक्शन को किसी तरीके से लिख रहा है, तीसरा बच्चा कोई अपने तरीके से केमिकल रिएक्शन को लिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। अब मेरे को दूसरे का नहीं समझ आएगा, दूसरे को तीसरे का नहीं समझ आएगा, हम तीनों को एक दूसरे का नहीं समझ आएगा, राइट। तो हमने क्या करा, इसको फिक्स कर दिया कि जितने भी लोग हैं वो केमिकल रिएक्शन सेम तरीके से लिखेंगे, ठीक है, वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन सिर्फ केमिकल रिएक्शन को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक लिखने का तरीका है। तो हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। ये क्या आ गया, इसको पहले इरेज कर देते हैं। जैसे कि अब मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखना, हमने एक रिएक्शन करी थी ना बच्चों एक्टिविटी में, मैग्नीशियम रिबन वाली। उसमें हमने क्या करा था, मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम का रिबन लिया था एक्चुअली, उसको हमने क्या करा था, बर्न करा था। और बर्न करने के बाद हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। और वहां पे मैंने एक बात बोली थी कि ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन गया। वहां पे मैंने बताया था कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जब हम बर्न करते हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। नाम से भी पता चल रहा, देखो मैग्नीशियम रिबन से वर्ड आया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से वर्ड आया ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम इसकी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखिए ध्यान से, इसको भी मैं रब कर देती हूँ। यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ क्या कंबाइन हुआ था, याद करो, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर दिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिलकर दिया इसलिए हम प्लस डाल रहे हैं बीच में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या दिया हमें मिलकर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो वर्ड मैंने यूज करा क्या दिया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एरो के साथ। ये देखें क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम सब लोग इसी वे से केमिकल रिएक्शन को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, ये तरीका कभी नहीं बदलेगा, आप बेशक बदल जाओ, ये मेथड ऐसे ही रहेगा, राइट। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे ये मेरा पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, मैम ये तो पता ही है लेफ्ट हैंड साइड है, दिख ही रहा है, और ये है राइट हैंड साइड। फिर क्यों बता रही हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज जो है आपको बताने वाली है, इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड पे जो बेटा हम चीज मेंशन करते हैं ना, जो लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे हम ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इन दोनों को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये देखिए ध्यान से, रिएक्टेंट्स।
लेफ्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट होते हैं। ये लेफ्ट साइड, वो राइट साइड। लेफ्ट साइड वालों को बोलेंगे रिएक्टेंट, राइट साइड वाले को क्या बोलेंगे वो हम देखेंगे बाद में। पहले लेफ्ट साइड वाले पे ध्यान दें। लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी चीजें, अगर सपोज करो यहाँ पे प्लस कुछ और मैं डाल देती, एक्स डाल देती, तो ये तीनों को हम रेक्टेंट बोल देते। चाहे मैं यहाँ पे वाई डाल दूं, 4 चीजें डाल दूं, तो भी इन चारों को हम रेक्टेंट बोलेंगे। कितनी भी चीजें हो सकती हैं, बस जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें हैं, उनको हम हमेशा क्या बोलते हैं, रेक्टेंट बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये आ गई राइट हैंड साइड, एरो की उस साइड, राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड पे चीजें होती हैं, जितने भी हम राइट हैंड साइड पे जो लिखेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या दिया, फाइनल प्रोडक्ट, विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों ने मिलकर बनाया ये चीज। तो स्टार्टिंग में मेरे पास जो चीजें थी वो थी मैग्नीशियम ऑक्सीजन, स्टार्टिंग वाली चीजें हमने लेफ्ट साइड पे लिखी हैं। और जो फाइनली मेरे पास चीज आ गई है, देखो मैग्नीशियम तो सारा रिबन वो जो था वो तो बर्न ही हो चुका, वो स्टार्टिंग में था ना, शुरुआत में था मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा। फाइनली मेरे पास क्या है, वो पाउडर की फॉर्म में है। वो जो चीज हम उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मेरे पास फाइनली है, वो प्रोडक्ट है मेरा। तो पहले जो चीजें थी वो आती है लेफ्ट साइड, जो अब फाइनली मेरे पास चीज है वो आ गई राइट साइड। पहले वाली चीजों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जिसको हम हमेशा एरो के लेफ्ट वाले साइड लिखते हैं। जो फाइनल वाली चीजें हैं उसको हमेशा एरो के राइट साइड लिखते हैं और उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर मैं x लिख दूं तो मेरे पास 3 रिएक्टेंट होंगे, y लिख दूं तो 4 रिएक्टेंट हो जाएंगे। उसी तरह प्रोडक्ट में अगर मैं x लिख दूं तो प्रोडक्ट हो जाएंगे, y लिख दूं 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे, कितने भी हो सकते हैं। बस ये याद रखना है, एरो के लेफ्ट वाला पार्ट जो है वहां पे हमेशा रिएक्टेंट रहते हैं, जो राइट वाला साइड है उसमें हमेशा प्रोडक्ट रहते हैं। देखो कितना आसान चैप्टर है, ध्यान से समझोगे तो आसान है, अगर रट्टे लगाने की कोशिश करोगे फिर बहुत मुश्किल है। अब देखें, अब बच्चों साइंटिस्ट लोगों के पास इतना टाइम तो होता नहीं है ना कि पूरा मैग्नीशियम लिखें प्लस पूरा ऑक्सीजन लिखें, फिर एरो लगा के पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखें। दूसरी बात, 9th में हमने एलिमेंट्स करे थे, वहां पे हमने ये शॉर्ट सिंबल देखे थे कि मैग्नीशियम को हम लोग Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पे ऐसा मत बोल देना कि मैम ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा एक पते की बात कॉपी पेन लेकर नोट कर लो कि जितनी भी गैसेस हवा में पाई जाती है ना, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कौन सी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे ये जो गैसेस हवा में पाई जाती हैं उनके नीचे ये 2 जरूर लिखा होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में इसी फॉर्म में मिलती है। सारी की सारी गैसेस के नीचे 2 नहीं डालते हैं, मेन जो गैसेस हैं, ज्यादातर गैसेस के नीचे 2 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गैसेस हवा में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया मुश्किल से याद करके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपको ऐसे ही मिलेगी। अगर आपको किसने बोला है ऑक्सीजन सिंपल लिखो, आप ऐसे लिख दो। अगर बोला है ऑक्सीजन गैस, तो आप 2 वहां पे डालोगे ही डालोगे। इस बात को आप कहीं नोट करके रख लो, याद रखना। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे दोनों मिलके। अब हम शॉर्ट सिंबल्स में लिखेंगे। मैग्नीशियम का मेरे को पता है शॉर्ट सिंबल Mg, ऑक्सीजन मैंने अभी बताया 2 क्यों आया है, सिंबल तो O होता है, और एरो लगाया, ये आ गया MgO। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में होगा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे नहीं है, ये हम आगे करेंगे। फिलहाल आप सिंपल लिखना देखो कि इस रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्टेंट और वो राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट। ये तो आसान है, ये तो समझ आ गया अब सबको, राइट। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने केमिकल इक्वेशन लिखी थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जिससे मिलकर बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, किस तरह से लिखी थी हमने, Mg प्लस O2, एरो लगाकर लिखा था यहाँ पे Mg।
अब हम इसको जरा सा और सुंदर बना रहे हैं, जरा सा और अच्छे से लिख रहे हैं। कैसे, ध्यान दो, यहाँ पे रेक्टेंट लिखेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे। रेक्टेंट कौन से है यहाँ पे, ऑब्वियसली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, MgO2, और प्रोडक्ट है MgO। अब यहाँ पे ये क्या चीज नहीं आ गई, S, यहाँ पे G, यहाँ पे S, ये कुछ नहीं है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, वो जो आपने पढ़ी थी ना स्टेट्स ऑफ मैटर यार, सॉलिड लिक्विड गैस, वही है। मैग्नीशियम रिबन, रिबन क्या है, सॉलिड के फॉर्म में, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया S। ऑक्सीजन क्या है, गैस, इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया G। और फाइनली MgO पाउडर के फॉर्म में था, वो गैस थोड़ी है, लिक्विड थोड़ी है तो सॉलिड ही, तो इसलिए यहाँ पे डाल दिया S। यहाँ पे प्लस डाल देना, यहाँ पे एरो डाल देना। इजी, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, हमने क्या करा। अच्छा, अब आप बताइए रेक्टेंट्स को कौन सी साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को कौन सी साइड लिखते हैं। सबसे पहले रेक्टेंट्स को बताओ कौन सी साइड लिखते हैं। यस, वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड। क्या आपका आंसर सही है? यस, गुड, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट्स को कौन सी साइड लिखते हैं? राइट हैंड साइड। सेकेंड इज रेक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेपरेटेड बाय एन। रेक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक सेपरेशन होती है, उसको हम किस चीज के साथ सेपरेट करते हैं? वेरी गुड, एरो के साथ, यू आर राइट। थर्ड, टू और मोर रेक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय, यानी कि अगर आपके पास दो रेक्टेंट्स हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है Mg और O2, यहाँ पे दो रेक्टेंट है, इन दोनों को सेपरेट कैसे किया हुआ है? आंसर इज प्लस साइन के साथ। अगर प्रोडक्ट्स में भी दो प्रोडक्ट सपोज यहाँ पे होते तो हम उसको प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते। जैसे सपोज करो MgO के साथ X नाम का प्रोडक्ट निकल रहा है तो उसके बीच में हम प्लस डाल देते, राइट। हाँ, ये नया क्वेश्चन है, कंडीशंस मेंशन्ड। कहाँ पे कंडीशन मेंशन करते हैं हम? एरो के ऊपर। बच्चे जैसे कि अगर मैं इस रिएक्शन में अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने Mg और O2 में कुछ अपनी तरफ से, समझ लो आप, सपोज कर लो, कुछ डाल दिया, जैसे कि मैंने डाल दिया कुछ, कोई चीज डाल दी है जिसका नाम मैंने रख दिया A, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज ऊपर से डाल दी, या मैंने कुछ एक्स्ट्रा उसको जैसे हीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये दोनों मिल रही हैं, इसके साथ साथ और क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, हीट भी तो करा था ना मैंने, तो हीट को कहीं मैं शो नहीं करूंगी क्या? तो मेरे को पता कैसे चलेगा? अगर मैं किसी को ये सिंपल रिएक्शन दिखाऊं तो उसको लगेगा ठीक है Mg और O2 आपस में मिल रहे हैं और MgO बन रहा है, मैंने हीट करा था उसको, ये तो देख के कहीं से पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसी जो कंडीशंस हैं कि मैं हीट कर रही हूँ या उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर दे रही हूँ या एक्स्ट्रा कुछ भी उस पर काम कर रही हूँ, उसको हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। जैसे कि हमने इस रिएक्शन में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा था, ऑब्वियसली वहां पे हीट लगी थी, तो ये जो हीटिंग की कंडीशन है वो हम एरो के ऊपर ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो साइन है ना, इस तरह से ये डाला हुआ है, ट्राइंगल वाला साइन डेल्टा डाला हुआ है, इसका मतलब हीट ही होता है, ठीक है। जैसे आप आगे रिएक्शन करोगे फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है सनलाइट चाहिए होती है, तो वहां पे हम एरो के ऊपर सनलाइट मेंशन करेंगे, राइट। तो जो एक्स्ट्रा कुछ भी कंडीशंस, आपको कोई भी कंडीशन मेंशन करनी है कि आप हीट दे रहे हो उसको, मतलब उसको गर्म कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहे हो या किसी और चीज की प्रेजेंस में कर रहे हो, वो सारी कंडीशंस हम एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। लास्ट है डैश ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू मेक अ रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। मोर इन्फॉर्मेटिव यानी कि आपको पता चल जाए, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप कैसे ले सकते हो रिएक्शन में से, आप नीचे उसके ये चीजें मेंशन कर दो कि ये चीज सॉलिड है, ये चीज गैस है, ये चीज लिक्विड है, एक्वस है। तो किसी जो हमारी रिएक्शन, हम क्या करें रिएक्शन में कि उसको और ज्यादा हम इन्फॉर्मेटिव बना सके, हम क्या कर सकते हैं वहां पे फिजिकल स्टेट्स जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मेंशन करते हैं। आई होप इस लेक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं होगा।
तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन वही यार, एक जो चीज़ है, एक सब्सटेंस है, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस करे और वो बिल्कुल एक नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया है। हमें कैसे पता चला कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, कौन सी केमिकल रिएक्शन है कौन सी नहीं है, उसकी मैंने आपको 5 निशानियां बताई थी, याद है ना। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन। उसमें हमने बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको लिखने का तरीका जो है उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब मेरे को बड़ी बड़ी लाइनों में लिखने की जरूरत नहीं है कि व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, when magnesium combine with oxygen to produce magnesium oxide, इतना बड़ा लिखना ही नहीं है, सिंपल लिखो Mg प्लस O2 gives MgO। पता लगा अब केमिकल इक्वेशन लिखने का फायदा। लिख देना जल्दी जल्दी सारी इक्वेशन, क्या हो रहा है देख के पता चल जाएगा बंदे को कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, हीट मिल रही है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। कुछ लाइनें वाइने बड़ा लंबा चौड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से बस ऐसी कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करो और आपको पता चल जाएगा केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे मैंने लिखा था 2 ऑक्सीजन के नीचे, यहाँ पे 2 है ही नहीं, कहाँ गया 2। यही समझने के लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे हम, विच इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, 9th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है या भूल गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. A plus B, अच्छा ये क्या है दोनों रिएक्टेंट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है एरो के, और एरो के राइट साइड में ए बी विच इज प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी कि ए और बी का टोटल मास शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट, यानी कि ए और बी का टोटल मास जो प्रोडक्ट में ए बी पड़ा है उसके मास के इक्वल होना चाहिए। इस चीज को यूज करके हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब मैम 9 तो याद नहीं है, पता नहीं क्या करवाया था क्या नहीं, चलो आसान तरीके से कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको एक डब्बा बनाना है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हमने ले लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विच गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है भाई, छोटे छोटे वर्ड्स यूज करो। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, अगेन हाइड्रोजन गैस है इसलिए नीचे 2 डाला गया है। ठीक है, अब बस आपको एक डब्बा बनाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कहीं इतना लगाने की सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल एक ये डब्बा बनाओ। अब इसको याद रख लेना बस। ठीक है, डब्बे में देखो हमने क्या करा है, इस साइड लिखा है एलिमेंट, फिर लिखा है रिएक्टेंट, हमेशा रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं इसलिए LHS, प्रोडक्ट RHS, नीचे लिखा है नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम। अब हमने क्या करना है बेटा, इस केमिकल इक्वेशन में मेरे को जितने भी एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं सबको यहाँ पे 1 by 1 लिखना है। एक चीज ध्यान रखनी है, जिंक Zn मेरे को यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, पर इस डब्बे में इसको लिखना एक ही बार है, 2 बार नहीं लिखोगे। एक बार लिख दिया बहुत है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो एक ही बार हाइड्रोजन लिखना है, बार बार नहीं लिखना कि 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, 3 है तो 3 बार लिख दिया, एक ही बार लिखना है। हाँ ऐसा है, कोई मिस नहीं होना चाहिए, कोई रहना नहीं चाहिए। ऐसे हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन हो तो वो भी इस डब्बे में आएगा, कोई मिस नहीं होना चाहिए। एक एक करके सारे एलिमेंट इस डब्बे में डालेंगे, पर 2 बार 3 बार कोई एलिमेंट नहीं डालेंगे, सबको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो शुरुआत में कर रही हूँ जिंक के साथ, Zn डाल दिया। अब मेरे को क्या करना है, रिएक्टेंट में कितने जिंक हैं उनको काउंट करके इस बॉक्स में लिखना है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स। देखो बॉक्स में लिखा है नंबर ऑफ एटम्स, ऊपर लिखा है रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जिंक के, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब मेरे को तो एक ही जिंक दिखाई दे रहा है, आपको भाई कितने दिखाई दे रहे हैं, किसी को 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो फिर अपनी आइस टेस्ट कराओ यार।
यहाँ पे एक ही जिंक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक 1। अब एरो के राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट में कितने जिंक दिखाई दे रहे हैं बेटा? यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बच्चों एक ही जिंक दिख रहा है ना, एक ही जिंक है, तो यहाँ पे भी एक ही जिंक है, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक इन प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो 1। चलो जिंक की कहानी तो यहीं पे हो गई खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है H यानी कि हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है? 2। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान से, ये एलिमेंट है, ठीक है, इसके राइट साइड पे नीचे जो नंबर डाला गया है वो इसी एलिमेंट का है, इसका नहीं है। हाइड्रोजन के राइट साइड में नीचे की तरफ जो नंबर डाला है वो हाइड्रोजन का है, लेफ्ट साइड पे ये नंबर नहीं डालते। जैसे कि अगर मैं ये 2 देख रही हूँ यहाँ पे, ये जो 2 है बच्चों वो हाइड्रोजन का है, ठीक है, ये जो 2 है वो हाइड्रोजन का है, सल्फर का नहीं है। यानी कि जिस एलिमेंट के राइट साइड पे नीचे नंबर डाला होता है वो नंबर उसी एलिमेंट का होता है, ठीक है। सल्फर के राइट साइड पे देखो कौन सा नंबर डाला है, कोई नहीं, तो इसका नंबर नहीं है। ऑक्सीजन के राइट साइड में नीचे नंबर डाला है 4, तो ये जो 4 है वो ऑक्सीजन को बिलोंग करता है। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के राइट साइड पे नीचे 4, ऑक्सीजन का है ये 4, हाइड्रोजन के नीचे राइट साइड पे 2, यानी कि जो 2 है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल ही है। तो ये जो 2 है, यहाँ नीचे जो 2 दिख रहा है वो हाइड्रोजन का है, क्योंकि हाइड्रोजन के राइट साइड पे बॉटम पे 2 पड़ा है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन लेफ्ट हैंड साइड इज 2। नेक्स्ट, प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है? अगेन 2 है वो भी। चलो जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास सल्फर। सल्फर बच्चों चेक करो, रिएक्टेंट में कितने सल्फर दिखाई दे रहे हैं? अच्छा देखो, सल्फर के राइट हैंड साइड में बॉटम में कोई नंबर है? नहीं है, तो इसका मतलब हम सोचेंगे 1 है, ठीक है। तो सल्फर कितने हैं? 1। अगर 2 लिखा होता नीचे इस तरह से सल्फर के राइट के बॉटम में, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो मैं यहाँ पे लिखती सल्फर है जी 2, पर यहाँ पे क्योंकि कोई नंबर नहीं डाला हुआ है इसलिए हम ले रहे हैं सल्फर 1, राइट। प्रोडक्ट में सल्फर देखते हैं कितने हैं। प्रोडक्ट में चेक करो, सल्फर के राइट हैंड साइड में बॉटम में क्या कोई नंबर डाला हुआ है? नहीं है ना, यानी प्रोडक्ट में भी सल्फर कितने हैं? 1 बच्चों। एक ही बचा है एलिमेंट, दैट इज ऑक्सीजन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट में चेक करते हैं। ऑक्सीजन के चेक करो, राइट हैंड साइड पे बॉटम में कोई नंबर डाला गया है? यस, बिल्कुल डाला गया है 4, यानी कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं? 4। और प्रोडक्ट में भी सेम, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में बॉटम पर नंबर डाला है 4, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 4। अब यहाँ पे चेक करो बच्चों, टेबल को ध्यान से देखते हैं। टेबल में जिंक से शुरू करें तो रिएक्टेंट में भी एक जिंक, प्रोडक्ट में भी एक जिंक। रिएक्टेंट में भी एक हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी एक हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में भी एक सल्फर, प्रोडक्ट में भी एक सल्फर। रिएक्टेंट में भी 4 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। यहाँ पे हमको अपनी तरफ से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं डालना है, क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। मुझे कैसे पता चला बैलेंस्ड है? मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स बना के मैंने एक एक करके एलिमेंट चेक करे, क्या जिंक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है? यस। क्या हाइड्रोजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है? यस। क्या सल्फर और ऑक्सीजन भी सेम है? यस। हाँ, अगर ये सेम ना होते, अगर यहाँ पे जिंक सपोज करो 1 की जगह 2 होता और यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे जिंक अगर रिएक्टेंट में 2 होता और प्रोडक्ट में 1 होता, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं थी। तो हम इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन और स्केलेटल रिएक्शन। अनबैलेंस्ड रिएक्शन को एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज स्केलेटल रिएक्शन। यानी कि बच्चों अगर तो आपके ये सारे नंबर सेम है, जितने रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में, तब बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है जी, हमारा काम हो गया आसान। लेकिन अगर कहीं पे कोई एक भी नंबर दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा, रिएक्टेंट में अगर कोई और नंबर है, प्रोडक्ट में उसी एलिमेंट को कोई और नंबर है, तो हम उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन।
ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अलग होंगे आपस में फिर हम उसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। कोई एक एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग नंबर आ गया तो वो भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो पहले हम वापस इसी रिएक्शन पर आते हैं। ये तो मेरे पास बैलेंस इक्वेशन है, तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट में भी सेम है, प्रोडक्ट में भी सेम है। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बड़ी आसान से इक्वेशन, मेरे को कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की, बस एक डब्बा बनाया, काउंट करे सारे एलिमेंट और पता लगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बात खत्म। अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो फिर कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, Fe यानी आयरन प्लस वाटर गिव्स, एरो को हम बोल सकते हैं गिव्स या प्रोड्यूसेस भी बोल सकते हैं, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन यानी H2। ये इक्वेशन आ गई बेटा। हमने क्या करा, आसान करने के लिए इसके अराउंड ऐसे बॉक्सेस बना लिए। अब स्टेप 1 में हमने कुछ नहीं करा, सिंपल जो हमें रिएक्शन दी थी, जैसे हमको एग्जाम में रिएक्शन दे दी उन्होंने, आयरन प्लस वाटर कंबाइंस टुगेदर, तो हम उसको शॉर्ट उसके जो सिंबल है उसमें लिख लेंगे Fe प्लस H2O इस तरह से, और उसके अराउंड बॉक्सेस बना लेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था, जिसमें सेम वैसे ही एलिमेंट लिखा हुआ है, रेक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स लिखा हुआ है। वैसे ही हम जब हमने पहले करा था काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करके मैच करेंगे, अगर तो हर एलिमेंट के रेक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो नंबर है वो इक्वल है तो हम बोल देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जी, हमारा काम खत्म। और अगर नहीं होगा तो फिर हमारा असली काम शुरू होगा, हमको उस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। आगे जाने से पहले बेटा मैं आपको छोटी सी एक चीज बता दूं, जैसे हमने पीछे एक रिएक्शन करी थी, जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2, ये हमने रिएक्शन करी थी और हमने बोला था ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बच्चों अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, ठीक है, अब जब हमने वहां पे डाला था, मैंने पूछा था आपको कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, आपने बोला था मैम 2, मैंने बोला था सल्फर कितने हैं, आपने बोला था मैम 1, मैंने पूछा था ऑक्सीजन कितने हैं, आपने बोला मैम 4। लेकिन इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, आगे मैंने अपनी तरफ से नंबर डाल दिए। क्या अब हाइड्रोजन 2 ही है, क्या सल्फर 1 ही है, क्या ऑक्सीजन 4 ही है, वो देखेंगे हम लोग। बेटा जब ऐसे किसी के आगे एक नंबर डल जाता है ना, तो हम इसको एक इंजन की तरह मानते हैं। ये हमारी ट्रेन है, उसके आगे मैंने इंजन लगा दिया। अब जो इंजन है, ये डब्बे हैं सारे पीछे, इंजन किसी एक डब्बे का तो नहीं होता, वो तो सबका ही होता है। उसी तरह से ये जो 2 है वो सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं है, ये 2 जो है वो सिर्फ सल्फर का नहीं है, ऑक्सीजन का नहीं है, बल्कि तीनों का है। याद रखना, किसी कंपाउंड के आगे फ्रंट पे अगर कोई नंबर डल जाए तो वो नंबर सबका है। जैसे यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन का भी है, सल्फर का भी, ऑक्सीजन का भी। तो अब काउंटिंग में थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे? जिस हाइड्रोजन को मैं 2 बोल रही थी, अब उस हाइड्रोजन को मैं बोलूंगी 4। कैसे करा मैंने बेटा, ये जो H2 है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसके आगे 2 लिखा हुआ है ना, ऐसे। जब एक नंबर फ्रंट में हो और एक नंबर नीचे बॉटम में, तो उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ बच्चे प्लस करते हैं, फिर वो देखो यहाँ पे तो तुक्का चल गया, प्लस यहाँ पे भी 4, प्लस करके भी 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, बट आगे जब यहाँ पे नंबर में चेंज करूंगी तो वहां पे आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना, जो फ्रंट पे नंबर है और जो बॉटम में नीचे किसी एलिमेंट के नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे काउंटिंग करती हूँ, ध्यान से देखना जरा। तो अब क्या है, हाइड्रोजन हम देखते हैं कितने, पहले हाइड्रोजन थे 2, लेकिन अब यहाँ पे फ्रंट पे 2 लग गया, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, सल्फर पहले कितने थे, 1। अच्छा यहाँ पे मैं 1 लगा देती हूँ, चाहे इमेजिन कर लो 1। ठीक है, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ये 2 और ये बॉटम वाला 1 आपस में हो गए मल्टीप्लाई, 2। ठीक है, अगर आप चाहो इसको 1 ना लगाओ, सिंपल आगे वाला देख लो 2, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ लगा ही नहीं हुआ है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल फ्रंट वाला डिजिट लिख दो।
अब नेक्स्ट आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले कितने थे 4, अब लेकिन ये आगे 2 लग गया है, तो ये 4 और ये 2 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अब जो बच्चे गलत कर रहे थे प्लस करके, वो इसका आंसर लिख के आएंगे, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम लिख के आएंगे 6, जो कि है गलत क्योंकि ये है 8। उसी तरह से एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 3 कर देती हूँ। अब पहले जिंक कितने थे, 1 था, अब जिंक कितने हैं बच्चों 3। सल्फर पहले थे 1, अब कितने हैं सल्फर 3। ऑक्सीजन पहले कितने थे यहाँ पे 4, अब ऑक्सीजन होंगे 12। तो इस तरह से पीछे वाले एग्जाम्पल में बाय चांस कोई नंबर आगे फ्रंट पे डिजिट नहीं लगा हुआ था, लेकिन अगर लगा होता तो आप कैसे काउंट करते एलिमेंट, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब इसको अच्छे से नोट कर लो वीडियो पॉज करके। चलो अब आते हैं वापस से उसी केमिकल इक्वेशन पर। 2 रूल्स मैंने आपको बता दिए थे कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस कैसे करना है। सबसे पहले छोटे लेटर्स में, छोटे सिंबल में अपनी केमिकल इक्वेशन लिखो, छोटे छोटे डब्बे बनाओ, फिर एक मेन डब्बा बनाओ। इसमें हम चेक करेंगे पहले कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, एक एक एलिमेंट करके सारे डालेंगे। वैसे मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है आयरन, उसके बाद हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट में भी यही है, आयरन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो एक एक करके पहले आयरन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऐसे लिखेंगे एलिमेंट। तो पहले आ गया बच्चों आयरन। तो रिएक्टेंट कितने हैं आयरन में, सॉरी नंबर ऑफ एटम कितने हैं आयरन के रिएक्टेंट वाली साइड, एक ही है, तो यहाँ पे लिख लिया 1। अब प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं आयरन, 3। आयरन के राइट साइड पे बॉटम पर 3 लगा हुआ है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन राइट हैंड साइड इज 3। ठीक है, फिर आ गया हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के राइट साइड जाओ और बॉटम में देखो कोई नंबर लगा है जी, ये 2 लगा है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट में 2। उसी तरह से बेटा प्रोडक्ट में भी 2 है। लास्ट एलिमेंट बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में देखो बच्चों कि क्या ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में बॉटम पर कोई नंबर लगा है, नहीं। क्या ये पूरे वाटर के आगे कोई नंबर लगा है, नहीं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन एक ही है। प्रोडक्ट वाले साइड क्या ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पर बॉटम पर कोई नंबर लगा है, 4 दिखाई दे रहा है ना। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4। अब मैं क्या करती हूँ, सब एलिमेंट के नंबर मैच करूंगी। अगर मैच हो रहे हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर नहीं हो रहे तो अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो आयरन यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे है 3, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। हाइड्रोजन 2 2 ये हो रहा है, ऑक्सीजन 1 और 4 ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। अब हमारा काम होगा शुरू असली। अब हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग देखते हैं। बैलेंसिंग के लिए हमने क्या करा बेटा, हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया। ठीक है, एक नया बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मेरे को जो सबसे इसमें मुश्किल सा, देखने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा जो कंपाउंड लग रहा है ना, मैं उसको उठा लेती हूँ। ठीक है, वैसे भी देखो आयरन में दिक्कत आई थी, आयरन के जो एलिमेंट थे वो मैच नहीं कर रहे थे, जो आयरन के सॉरी नंबर ऑफ एटम थे वो मैच नहीं हो रहे थे। हाइड्रोजन के तो हो रहे थे और ऑक्सीजन के नहीं हो रहे थे। ये जो कंपाउंड है देखने में भी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, और इसमें इस कंपाउंड में आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है। वैसे भी इन दोनों के नहीं मैच हो रहे थे ना, हाइड्रोजन के तो हो ही रहे थे बेचारे के। तो मैं इसी से शुरुआत करती हूँ। ठीक है, तो मैंने बॉक्स में इसी को डालना। सबसे पहले आयरन और ऑक्सीजन में से मैं किसको डाल लेती हूँ, ऑक्सीजन को डाल लेती हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है बेटा इनिशियली रिएक्टेंट में कितना है, एक ही है, और प्रोडक्ट में कितना है ऑक्सीजन, 4 है। ये तो हमने उसी टेबल में लिख लिया था। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लगाने जा रही हूँ मैं मैथ्स। मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पे इधर भी अगर मैं ऑक्सीजन 4 कर दूं, यहाँ पे ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई 4 कर दूं, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। सिंपल है ना, फिर तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 1 into 4 कर देती हूँ, यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 कर देती हूँ,
यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी हैं, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया। ये देखो दिख रहा है ना आपको, येलो कलर में डाला गया है ये 4, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। एक चीज बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जब हम बैलेंस करने के लिए, ध्यान से सुनना, जब हम बैलेंस करने के लिए कोई नंबर अपनी तरफ से डालते हैं तो वो नंबर हम लोग कभी भी बॉटम पर नहीं डाल सकते। अगर हम बैलेंस करने के लिए अपनी मर्जी से केमिकल इक्वेशन में कोई नंबर डाल रहे हैं तो वो नंबर हम लोग बॉटम में, किसी एलिमेंट के बॉटम में नहीं डाल सकते, फ्रंट पर डाल सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर करा, अगर मैं चाहती तो ये वाटर था, है ना, यहाँ पे Fe3O4, यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, ठीक है, तो मैं ऐसे भी तो कर सकती थी ना, हो गए 4, सिंपल। वो गलत हो जाता क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी बताया कि हम कोई भी नंबर जो है अपनी तरफ से आगे, नीचे बॉटम पर नहीं डाल सकते, आगे ही डाल सकते। इसीलिए हमने ये यहाँ पे ये इंजन वाला नंबर लगाया, 4 को हमने आगे लिखा। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या हुआ, अब अगर मैं काउंट करूं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, क्योंकि ये जो इंजन वाला नंबर है वो तो सबके आगे होता है ना, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ये तो बन गई बात। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमारा हो गया बैलेंस। पर इससे एक गड़बड़ी हो गई है। वो क्या गड़बड़ी हो गई है, हमने, अगर आप पीछे रिवाइंड करके देखो, हमने बोला था कि आयरन जो है वो बैलेंस नहीं है। आयरन एलिमेंट है जो, उसके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में अलग थे, प्रोडक्ट में अलग थे। ऑक्सीजन का भी ऐसे था, हाइड्रोजन सेम थे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 डाला, गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी कैसे होगी बताती हूँ मैं, देखना जरा ध्यान से। अब मैं हाइड्रोजन के दोबारा काउंट करके देखती हूँ। इनिशियली हाइड्रोजन के मेरे को, यानी रिएक्टेंट के कितने मेरे को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के कितने दिखाई दे रहे हैं, 8। जब ये 4 नहीं लगा हुआ था बच्चों, तब हाइड्रोजन 2 थे, प्रोडक्ट में भी 2 थे। लेकिन अब क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में है ही 2। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैंने हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया, पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना भी जरूरी था। एक एक करके सबको बैलेंस करेंगे, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया तो फिर हम दोबारा से हाइड्रोजन को भी बैलेंस करते हैं, फिर क्या चक्कर है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में ये जो मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हुआ, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, ये 4 × 2 8, यहाँ पे कितने 2। तो मैं क्या करती हूँ, आसान सा तरीका है भाई, यहाँ पे भी 4 लगा देती हूँ। ठीक है, अब ये वाला 4 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 8। तो देखो जरा ध्यान से, 2 × 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बच्चों क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है मेरे केमिकल इक्वेशन में, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है केमिकल इक्वेशन में, जो ऑक्सीजन की वजह से अनबैलेंस हुआ था। बचा है आयरन। अब उसको हम दोबारा अच्छे से देख लेते हैं, दोबारा उसका डब्बा बना लेते हैं। तो देखो ये स्पेशल बॉक्स आया हमारा आयरन के लिए। तो बच्चों अब तक हमने क्या करा, सबसे पहले हमने चेक करना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या करा था बच्चों, एक बॉक्स बनाया था। बॉक्स में हमने डाले थे सारे एलिमेंट्स एक एक करके, फिर उसके नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट के, रिएक्टेंट में कितने, प्रोडक्ट में कितने। हमने देखा अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो सेम है तो बैलेंस्ड इक्वेशन, फिर इतना झंझट नहीं है, फिर तो बात खत्म। अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसको बैलेंस करने के चक्कर में हमने हर एलिमेंट का अलग अलग करके बॉक्स बनाया। जैसे ऑक्सीजन का हमने एक अलग से इस तरह का बॉक्स बनाया, वहां पे यहाँ पे एटम्स ऑफ आयरन की जगह एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखा गया। जो रिएक्टेंट में देखा कितने, प्रोडक्ट में कितना देखा हमने कि कितने नंबर ऑफ एटम है। फिर हमने देखा क्या इसको मैं कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके इक्वल कर सकती हूँ, तो हमने कर दिया। ठीक है, याद है हमको, आपको वाटर के आगे हमने वो 4 लगाया,
उस चक्कर में जो हाइड्रोजन अनबैलेंस हुए, फिर उसके लिए हमने अलग से बॉक्स बनाया। ठीक है, फिर हमने चेक करा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन करने के लिए क्या मैं उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो हमने वो देखा 4 से कर सकते थे हम, ये जो 4 है उसी से आया। बचा आयरन, तो हमने ये स्पेशल बॉक्स जो है अब वो आयरन के लिए बनाया। तो रिएक्टेंट में हमारे पास कितने आयरन हैं? एक ही। प्रोडक्ट में 3 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे भी अगर मैं 3 कर दूं, बच्चे देखो मैंने अभी बोला था कि हम जो है अपनी तरफ से डिजिट जो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, जो नंबर एक्स्ट्रा लगा रहे हैं बैलेंस करने के लिए, वो हम बॉटम में नहीं लगा सकते, फ्रंट में लगा सकते। जैसे हम अपनी तरफ से नंबर बॉटम पर नहीं लगा सकते, उसी तरह से हम बॉटम वाला नंबर अपनी तरफ से रिमूव भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 3 है तो आप इस 3 को कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। ऐसे आप सोचो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे 3 है, इस 3 को हटा देते हैं, बैलेंस हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी से ना तो ये बॉटम वाला नंबर कोई अपनी तरफ से लगा सकते हैं, जैसे इसको 4 से 5 कर दिया, 5 से 6 कर दिया। अगर कोई नंबर नहीं लगा हुआ तो अपनी तरफ से लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हम इनको रिमूव भी नहीं कर सकते, यानी कि इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, इनको चेंज भी नहीं कर सकते, 4 से आप यहाँ पे 7 कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। इनको रिमूव भी नहीं कर सकते, इनको अपनी तरफ से लगा भी नहीं सकते। जैसे आयरन के नीचे नंबर नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं 3 हम लगा सकते कि देखो मैम ये बैलेंस होगा, ये भी गलत है। नीचे वाले नंबरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। करना है अगर तो फ्रंट पे करो, ठीक है, आगे आके करो, सामने आके करो, हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 1 है। एक ही तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ये मैं रिमूव तो कर नहीं सकती, नीचे भी नहीं लगा सकती, सामने लगा देती हूँ 3, इसमें क्या चक्कर है। लग गया। अब देखो बैलेंस करने के बाद आयरन कितने हो गए, 3 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी कितने हो गए, 3। इस तरह से बच्चों फाइनल इक्वेशन मेरी आ गई है। अभी फाइनल नहीं है, थोड़ा सा कुछ बाकी है, लेकिन नंबर मैंने डाल दिया। जो जो चेंजेस हुए थे, यहाँ पे 3 लगाना था, बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 4 था, ये 4 था, तो ये मैंने इसको अभी लिख लिया है। फाइनल इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, जो एक फाइनल स्टेप हमारा बच गया है वो ये बचा है बच्चों कि हमने फिजिकल स्टेट्स मेंशन करनी है। जो मैंने बताया था ना नीचे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारा मेंशन करना है। जैसे आयरन तो हमको पता है कि सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसलिए हमने नीचे ब्रैकेट में H में लिख दिया। उसी तरह से वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। उसी तरह से Fe3O4 क्या है, सॉलिड। हाइड्रोजन क्या है, गैस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने चेक करा कि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, फिर ही हम आगे जाके अपने स्टेप फॉलो करेंगे ना। अगर बैलेंस है तो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमने बॉक्स बना के नंबर ऑफ जो एटम्स हैं हर एलिमेंट के मैच करें। इक्वल है तो बैलेंस्ड, अनइक्वल है तो अनबैलेंस्ड। ठीक है, उसके बाद अगर अनबैलेंस्ड है तो बैलेंसिंग के लिए हमने क्या करा, हर एलिमेंट का अलग से बॉक्स बनाया और उनको कुछ भी करके, मल्टीप्लाई वगैरह करके, कुछ भी करके इक्वल करने की कोशिश करी। उनके नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल करने की कोशिश करी। याद रखना, बॉटम वाले जो नंबर है उनको ना चेंज कर सकते हैं, ना मिटा सकते हैं, ना अपनी तरफ से लगा सकते हैं। फ्रंट पे करो जो करना है। ठीक है, फाइनली हमने नीचे फिजिकल स्टेट मेंशन कर देनी है। उसी तरह बच्चों ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए केमिकल इक्वेशन आ गई है, जिसमें हमने कार्बन मोनोक्साइड ली है, CO प्लस 2H2 गिव्स CH3OH। ये याद है ना आपको, ये कंडीशन, ये क्या है, प्रेशर। मैंने बोला था कुछ भी हम अपनी तरफ से हीट दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, किसी चीज के प्रेजेंस में हो रही है वो केमिकल रिएक्शन, वो सारी चीज हम एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करना कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये आप चेक करोगे। उसी तरह से ये आ गई आपकी फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे बच्चों एक्वस नहीं आएगा, गैस आएगा, इसको करेक्ट कर लो। और यहाँ पे भी गैस आएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। आपने चेक करना है क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। इस इक्वेशन को आप ऐसे ही करना, चेक करना बैलेंस्ड है या नहीं है। इस इक्वेशन के लिए आप यहाँ पे 6 मत डालना, 12 मत डालना, और यहाँ पे 6 मत डालना, फिर चेक करना क्या ये बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस है तो ठीक है, अनबैलेंस्ड है तो फिर आप इसको अपने आप
अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करना। उसी तरह से यहाँ देखो ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और ये रिएक्शन प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं वहां पे होती है, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमने एरो के ऊपर मेंशन कर दी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होती है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज बना है एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस यानी कि इसका पानी में सॉल्यूशन होता है, किसी चीज का अगर पानी में सॉल्यूशन होगा उसको हम एक्वस फॉर्म बोलते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन हमारी गैसियस फॉर्म में, साथ साथ ऑक्सीजन के साथ आएगा वाटर। यहाँ पे भी आप लोग 6 रिमूव करके, ये जितने भी मैंने आगे नंबर लगाए हुए हैं इनको इग्नोर करके रिमूव करके आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। बैलेंस है तो ठीक है, वैसे देख के पता चल रहा है कि अगर आप इनको रिमूव कर दोगे तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी, पर आप इसको अपने आप बैलेंस करने की कोशिश करना।